हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्बोरेंस और इनके जो है क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि कार्बोरेंस क्या होते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी डेफिनेशन बताई थी कि आपको अगर कोई भी क्लस्टर कंपाउंड दे रखा हो तो उसकी आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको कार्बोरेंस दे रखा है तो आप उसको क्या बता दोगे, ये क्लस्टर कंपाउंड होता है कंपोज्ड ऑफ। यहाँ पे आप देखोगे कार्बोरेंस है मतलब कि कार्बन होगा और बोरेंस हो गया। और बोरेंस में हमने देखा था कि बोरेंस जो होते हैं बोरोन और हाइड्रोजन एटम से बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास टोटल 3 एटम हो गए, बोरोन, हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम। तो आप क्या लिखोगे कार्बोरेन में, कार्बोरेन आर द क्लस्टर कंपोज, या फिर लिख सकते हो क्लस्टर कंपाउंड ऑफ कार्बन, बोरोन और हाइड्रोजन एटम। ओके, तो इस तरह से आप जो है इनकी डेफिनेशन बनाओगे। मेटलो बोरेन आएगा तो भी आप क्या लिख दोगे, मेटल आप डाल दोगे उसके अंदर, बोरेन के अंदर। तो मेटल, बोरोन और आपके पास में हाइड्रोजन हो जाएगा। और अगर आप मेटलो कार्बोरेन की बात करो तो मेटल, कार्बन, बोरोन, हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये इनके क्या होंगे, क्लस्टर कंपाउंड होंगे। ये आपकी डेफिनेशन बन जाएगी इजीली। तो कार्बोरेन आर द क्लस्टर composed of carbon, boron and hydrogen atoms. कार्बोनेन आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोबोरेंस। हेटेरोबोरेंस का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि जब आप बोरेंस की बात करते हो वहाँ पे देखते हो कि एक बोरोन एटम होता है, एक हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे केवल दो टाइप के एटम होते हैं। लेकिन जब हम कार्बोरेन की बात करते हैं यहाँ पे कार्बन और आ जाता है। तो इस तरह से जो होता है ये क्या हो जाता है, हेटेरोबोरेन हो जाता है। ठीक है, मतलब कि बोरोन के अलावा भी कोई दूसरा एटम होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हेटेरोबोरेन कहते हैं। Just like boron, they can be classified as closo, nido, arachno, hypo, clado based on whether they represent a complete closed polyhedron या फिर इसको हम क्लोजो कहते हैं, और ए polyhedron that is missing one vertex। ठीक है, तो अगर वो मिसिंग कर रहा है वन वन वर्टेक्स मिसिंग करेगा तो हम उसे निडो कहेंगे, टू वर्टेक्स मिसिंग करेगा तो उसे अरेक्नो, और उससे ज़्यादा करेगा तो हम जानते हैं कंजक्टो क्या या फिर क्लेडो कहते हैं हम। ठीक है, तो ये जो हो जाता है उसी की तरह हम उसको जो है क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनके स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करें तो जो हमारे कार्बोरेंस होते हैं, द कार्बोरेन आर कंसिडर्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम BnHn2 माइनस बाय रिप्लेसमेंट ऑफ BH माइनस यूनिट with isoelectronic, since carbon atom has one more electron than boron, so CH is isoelectronic with BH minus and isostructural CH units। ठीक है, तो हम जो हमारे पास में कार्बोरेन है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं डिराइव हुआ हुआ फ्रॉम किससे, BnHn2 माइनस से। अब यहाँ पे हम BnHn2 माइनस से इसको डिराइव कैसे करें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि पहले हम देख लेते हैं कि आइसो इलेक्ट्रोनिसिटी क्या होती है, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। आइसो इलेक्ट्रोनिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हमारा बोरोन एटम होता है उसका जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p1। तो ये कौन से पाँचवें नंबर पर आता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। और इसका जो हमारे पास वैलेंस शेल है वो क्या है, ये है। तो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 3 है। लेकिन जब हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का कितना हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन का जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और यहाँ पे आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितने हैं, 2 और 2 4 है, और इसके कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें यानी कि BH यूनिट की बात करें, तो BH यूनिट क्या हो जाएगी, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 3 हैं, इसके 1 है, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। इस तरह से जो एक BH यूनिट है वो किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी, एक कार्बन के। ठीक है, तो यानी कि हम BH यूनिट को रिप्लेस करके वहाँ पे क्या रख सकते हैं, कार्बन रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है, तो ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए हम इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास में कार्बोरेन है वो डिराइव्ड हुए हैं BnHn2 माइनस से। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम कार्बन के ऊपर क्या लिखते हैं, ठीक है, कार्बन एटम है तो इसके ऊपर हम क्या रख सकते हैं कि जो हमारे पास में BnHn, जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, B12H12, B12H12 2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे बोरोन एटम के पास क्या है, दो नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, BH यूनिट ले रखी, या फिर मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ B माइनस से। क्योंकि B माइनस में भी क्या हो जाएगा, वैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, साथ में क्या हो जाएगा, माइनस का एक इलेक्ट्रॉन और भी आ जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा किसके, कार्बन के। तो अगर आपको माइनस चार्ज दिया हो अगर, तो भी आप इसको जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिसिटी से रिप्लेस कर सकते हो। अगर माइनस चार्ज नहीं भी दिया है तो BH यूनिट से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम जो माइनस चार्ज दे रखा है तो 2 बोरोन एटम को हम रिप्लेस कर सकते हैं कार्बन एटम के साथ। 2 बोरोन नेगेटिव एटम जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कार्बन एटम के साथ में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको जो है इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, C2,
दो बोरोन एटम रिप्लेस हो गए तो क्या हो जाएगी B10 और क्या हो जाएगी H12। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बोरोन एटम को जो है रिप्लेस कर सकते हो कार्बन एटम से, और यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, कार्बोरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बोरेन्स जो एनायन होते हैं उनसे हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, कार्बोरेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन या फिर हम कह सकते हैं कैटेगरीज ऑफ कार्बोरेन। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हम थ्री मेन कैटेगरीज की बात करेंगे, लेकिन होती तो हम जानते हैं कि जो बोरेन्स की तरह इसकी भी ज़्यादा ही कैटेगरी होती है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैटेगरीज होती है उसकी थ्री कैटेगरीज होती है। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी आती है इसकी क्लोजो कार्बोरेंस, जिसे हम क्या कह सकते हैं, क्लोज्ड पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। तो ये क्या होती है, क्लोज्ड ट्रायंगुलर पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर्स होती है, ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगुलर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रीज आर ऑक्यूपाइड। और इसका जनरल फॉर्मूला की बात करें तो होता है CXB n-X H n-X+2। ठीक है, यहाँ पे कार्बन एटम और एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए हमने यहाँ पे कार्बन एटम की नंबर को x से डिनोट किया है, बोरोन की n से, और हाइड्रोजन की हमारे पास में n-X+2 से। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास में एग्जाम्पल होगा, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है एग्जाम्पल, इस तरह से जो इसका जनरल फॉर्मूला है उसका एग्जाम्पल हमने लिया है C2B10H12। ये क्या है, एक तरह का क्लोजो कार्बोरेन है। ठीक है, तो इसको निकालने का भी हम तरीका सीखेंगे कि ये क्लोजो हम और नेडो अरेगनो हम कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको मैं अभी सिंपल तरीका बताऊँ तो सबसे पहले आप क्या करो, कार्बन एटम को रिप्लेस कर दो बोरोन एटम से। हम जानते हैं कि कार्बन एटम जो होता है इक्वल होता है BH के, BH यूनिट के। ठीक है, तो यहाँ पे आप BH यूनिट डालोगे तो B12 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि जो हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि इसको आप जनरल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लो BnHn, और बाकी जो हाइड्रोजन बचे हैं उसको बाहर निकाल के उसके ऊपर क्या लगा दो, जितने हाइड्रोजन बाहर निकले तो -4 लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसको रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, B12H14 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि B12H12 कर दो, 14 में क्या होगा, 2 माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से क्या है, क्लोजो बोरेन है। ठीक है, जबकि हमने देखा था कि क्लोजो बोरेन्स जो थे उनकी जो हमारे पास में जनरल फॉर्मूला था वो क्या था। इस तरह से आप पता लगा सकते हो, और उसके साथ में ही जो हमारे पास में क्लोजो कार्बोरेंस हैं उनको भी आप जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और कार्बन की पोजीशन के आधार पर आप इसे जो है ऑर्थो, मेटा और पैरा कार्बोरेन में डिवाइड कर सकते हो। ये अगर एक ही प्लेन में अगर आपका जो है कार्बन और कार्बन एडजेसेंट में हो, पास पास हो, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑर्थो हो जाएंगे। और मेटा की बात करें तो जब एक कार्बन यहाँ पे हो और दूसरा कार्बन जो है यहाँ पे हो, ये 3D में है, यहाँ पे एक ये एक प्लेन ये रहा और एक ये रहा, सैंडविच की तरह है, दो ही आपके पास में लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर ये रही और सेकंड लेयर ये रही। तो जहाँ पे अगर कार्बन है और उसी लेयर के अंदर जो आप दूसरा कार्बन भी है तो ये ऑर्थो हो जाएगा। लेकिन अगर इस वाली लेयर को छोड़ के सेकंड लेयर में है तो क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा यहाँ पे हो तो। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप दोनों कार्बन को देखो, अगर एक दूसरे के अपोजिट हो तो क्या हो जाएगा, पेरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी जो होते हैं क्लोज, ये कार्बोरेंस जो होते हैं और भी डिवाइड होते हैं फर्दर ऑर्थो, मेटा और पेरा के अंदर, जो कि अपने कार्बन की पोजीशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है निडो। निडो कार्बोरेन जो होते हैं, नेस्टलाई कार्बोरेन भी कहा जाता है इनको, और ये जो होते हैं क्लोज ट्रायंगुलर पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं इन विच वन वर्टेक्स इज रिमूव्ड होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CXBn-X Hn-X+4। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो C2B4H8 एंड C2B9H13। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको भी कैलकुलेट करके देखना कि इसको हम नीडो क्यों कह रहे हैं। इसमें आप क्या करना, कार्बन एटम को रिप्लेस कर देना BH यूनिट से, और देखना कैलकुलेट करके कि इसके जो जनरल फॉर्मूला आ रहा है वो किस कौन से बोरेन के, जो बोरेन्स के जो है इक्वल है। और ये भी जो होते हैं इसके भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है C2B9H13 का। ठीक है, तो इस तरह से जो होती है इनकी स्ट्रक्चर होती है कार्बोरेंस की। नेक्स्ट इनकी जो कैटेगरी आती है वो आती है एरेक्नो, जिसे हम क्या कहते हैं, एरेक्नो कार्बोरेन। इसकी स्ट्रक्चर होती है वेब लाइक। तो जनरल फॉर्मूला इसका यहाँ पे ये रहा CXBn-X Hn-X+6। ये जो होते हैं क्लोज्ड ट्रायंगुलर पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होती है इन विच क्या होते हैं, टू वर्टेक्स इज रिमूव्ड होते हैं। ठीक है, ये हमने बोरेन्स के अंदर भी देखा था, पहले आपके वन वर्टेक्स रिमूव होगा, फिर आपके टू वर्टेक्स, इस तरह से वर्टेक्स जो होंगे ज़्यादा रिमूव होते जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल जो हो जाएगा C2B10 और H12 एंड C2B7H13। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखा रखी है, और इसमें जो आइसोमेरिज्म है किसके अंदर, C2B6H12 में, वो आपको यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, अगर आपसे ये डायग्राम बनता है तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पे जब आपका क्वेश्चन आता है कि राइट राइट नोट ऑन कार्बोरेंस, ठीक है, तो आप सबसे पहले डेफिनेशन और इसका प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, या फिर आप आइसोइलेक्ट्रोनिसिटी उसमें समझा सकते हो, उसके बाद में आप इसकी कैटेगरीज बताओगे, और कैटेगरीज में आपसे ये डायग्राम भी बनता है तो और भी अच्छी बात है। अगर बड़े इसमें ज़्यादा नंबर क्वेश्चन आता है तो आप डायग्राम भी बना देना, बाकी तो इसमें कोई इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद में हम देखते हैं जो हमारे पास में कार्बोरेंस और बोरेंस होते हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। तो जो हमारे पास में बोरेंस होते हैं उनका यूज़ किया जाता है हाइड्रोबोनेशन में इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये हमने ये जो है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बोरेन्स का जो है यूज़ किया जाता है। और बोरेन जो होती है यूज़ की जाती है एज ए रॉकेट फ्यूल इन सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, used as catalyst in the polymerization reactions and used as reducing agent in organic reaction। वहाँ पे आप देखोगे NaBH4, ठीक है, तो सोडियम बोराहाइड्रेट का हम यूज़ करते हैं, किसके अंदर करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, ठीक है। और इसको यूज़ किया जाता है एज बोरेन कोटिंग। और द एप्लीकेशन ऑफ कार्बोरेन एंड दियर डिरेवेटिव्स इन द फील्ड ऑफ एंटी ट्यूमर रिसर्च मेनली इंक्लूड बोरोन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी, BNCT, फोटोडायनेमिक थेरेपी, ड्यूअल सिंथेसाइजर्स एंड एंटी कैंसर लिगेंड्स, ठीक है। तो जो हमारे बोरेन कंपाउंड होते हैं उनकी न्यूट्रॉन को कैप्चर करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे जो है इनका यूज़ बोरोन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी के रूप में किया जाता है, जो कि क्या है, एंटी ट्यूमर रिसर्च में इनका जो है मेन फोकस है, किसका, कार्बोरेंस का और बोरेंस का, ठीक है। तो ये थी हमारे पास में एप्लीकेशन बोरेंस की एंड कार्बोरेंस की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अगर आप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।